अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 1 है, आपका चैप्टर नंबर 1 के जो पहले 25 MCQs थे वो हमने किए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे 49 टोटल MCQs थे, तो हम इसको 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अभी ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम देखते हैं जी। सबसे पहला जो MCQs वो है हमारा जी, a characteristic that is qualitative in nature is an attribute। जो क्वालिटेटिव वाली पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे है कि इसकी मैंने आपको एग्जांपल ली थी कि आई कलर। तो आई कलर को हमने किस तरह से लिखना है, अगर हमने इसको क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में लिखना है तो फिर हम इसके एट्रीब्यूट्स, यानी कि आई का रंग ब्लू है, बहुत प्यारी है, झील सी गहरी है, तो वो इस तरह से हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो अगर उसने यहाँ पे क्वालिटी की बात की है तो इसका आंसर हमारा एट्रीब्यूट आ जाएगा। उसके बाद जी, इशूइंग अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी वो कह रहा है कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो एक एग्जाम्पल है। किस चीज़ की एग्जाम्पल है? रजिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स। कोई भी इंसान है, जो हमारी दुनिया है, उसमें जितने भी वाइटल इवेंट्स हैं, जो बड़े ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, अगर कोई मर जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज का सर्टिफिकेट बनता है, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, इस तरह के जो वाइटल इवेंट्स होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन में आती है। तो इसी तरह से ये जो हमारा आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ना, ये भी रजिस्ट्रेशन के अंडर आता है। सेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, सैम्पलिंग इसके अंडर तो आ ही नहीं सकता, इनकी तो डेफिनेशन हमें पता है। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो रजिस्ट्रेशन है। इसका आपने रट्टा नहीं लगाना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन के थ्रू समझाया है उस हिसाब से आपने इसको समझना है और उसको याद करना है। उसके बाद आ जाए जी, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है ना, उसमें हम 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 अगर आएगा तो वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होएगा। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसमें ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि जैसे हाइट है ना, तो हाइट आपका कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। किसी की हाइट 4.5 4.6 फीट भी हो सकती है। तो ये पॉइंट्स में भी, यानी जितने ऑल पॉसिबल पॉइंट्स हैं ना, वो सारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाए जी, जनरली पॉपुलेशन सेंसस इन एवरी कंट्री इज कंडक्टेड बाय एवरी 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स जो है ना, ये एक इंटरनेशनली, यानी कि ग्लोबली एक यानी कि पॉइंट उन्होंने दिया है कि तकरीबन कम से कम 10 साल के अंदर जो है ना वो पॉपुलेशन सेंसिस होता है। अब ये 10 साल ही क्यों है? 10 साल इसलिए है कि ये जी ग्लोबली एक नंबर है, यानी कि इसको आपने इस तरह से याद करना है कि ये ग्लोबली नंबर है कि 10 साल के अंदर जो है ना वो जो सेंसिस पॉपुलेशन है वो होता है। उसके बाद आ जाए जी, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम बिजनेसमैन अबाउट देयर इनकम वी शैल यूज़। वो कहता है कि अगर किसी एक बिजनेसमैन से उसकी इनकम का हमने पूछना है ना, तो इसका है इनडायरेक्ट ओरल क्वेश्चन। इनडायरेक्ट मीन के यानी कि घुमा के, ओरल यानी कि ज़ुबानी, और इन्वेस्टिगेशन, ज़ुबानी इन्वेस्टिगेशन हम उससे कर सकते हैं। अब देखें, अगर किसी से आपने पूछना है कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो क्या आप जाएंगे तो वो आपको जाती बता देगा कि मेरी इनकम इतनी है? नहीं। इसका पूछने का तरीका क्या होगा? इसको पूछने का तरीका ये होएगा, आप उस मसलन कि अगर आप उसको ये कहें कि आपके कौन से ब्रांड्स हैं, वो कहते हैं जी मैं कपड़ा बेचता हूँ, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं, अच्छा चलें आप कपड़ा बेचते हैं तो आपके मेन कंपेटिटर कौन है? वो कहता है जी ज़हीर ट्रेडर। तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ज़हीर ट्रेडर वाले कितना सेल कर लेते हैं? वो कहता है कि जी वो 100 मीटर कपड़ा सेल कर लेते हैं। तो अगर ये उसका मेन कंपेटिटर है तो ये भी 100 से 150 के दरमियान में बेच रहा होगा। तो इस तरह से आप, यानी कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है ना वो उससे वो आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अच्छा, ये आप ये देखें, टेलीफोनिक इंटरव्यू पे वो आपको बताएगा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर करेंगे वो पागल है बताएगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लेंगे वो फिर भी नहीं बताएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बनता है। उसके बाद आ जाए जी, एडिटिंग ऑफ अ डेटा इज एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन द कलेक्शन ऑफ डेटा। वो कहता है कि जो जो एडिटिंग है, एडिटिंग ऑफ द डेटा इज द इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट मतलब दरमियान में। तो बिटवीन द कलेक्शन, अच्छा जी, तो देखें
एडिटिंग ऑफ डेटा इज इंटरमीडिएट, यानी कि ये दरमियान में है बिटवीन कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंट करने से पहले ही आप उसको एडिट करोगे ना। एडिट का क्या मतलब होता है कि उसको बेहतर करना, उसमें अगर कोई मसले मसाइल है तो उसको ठीक करना। तो एडिटिंग जो है ना वो कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के इंटरमीडिएट, उनके दरमियान में है। उसके बाद आ जाए जी, स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ रिसर्च वर्क। ये मेरी बात आज आप लिख लें और याद कर लें कि जब अभी अब अगर आप अभी आईकॉम कर रहे हैं, फिर आप बीकॉम करेंगे, बीकॉम के बाद आप एमबीए करेंगे, एमबीए के अंदर आप जाके ना एक थीसिस बनाएंगे। उस थीसिस के अंदर रिसर्च होती है। वो जो रिसर्च होती है ना वो प्योरली उसके अंदर सारे स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज हैं, रिग्रेशन, कोरिलेशन और भी बहुत सारे जो लॉज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये बात आप अपने माइंड में डालें कि जो रिसर्च है ना, अगर आपने कभी रिसर्च का वर्ड सुना है तो वो जो रिसर्च है ये स्टैटिस्टिक्स उसकी बोन है। तो ये चीज़ आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, आपको पता नहीं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने एमबीए करना है, बीबीए करना है ना, तो ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो रिसर्च वर्क की बेस है। जो थीसिस या जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं, आर्टिकल आपने लिखने हैं, ये उसकी बोन है। उसके बाद आ जाए जी, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स को अप्लाई करना जहां उसकी ज़रूरत है, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ, ये इंजीनियरिंग में भी होती है, ये जो प्योर मैथ है उसमें भी होती है, और ये स्टैटिस्टिक्स में भी होती है। तो इसका जो स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे इसमें हो रही है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो कानून ही कुछ और है, ठीक है। अप्लाइड साइंस, साइंस कुछ डिफरेंट है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो हम, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें करूँगा 2 - 2 = 0। तो ये जो 2 - 2 मैंने किया, ये तो मैथ के रूल है। तो इसलिए आपको ये, आपने इसका रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको इससे याद करना है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाए जी, द बिगिनिंग द स्टैटिस्टिक्स वॉज नॉन एज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अगर आपको ये याद पड़ता हो, जब हमने स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुई थी ना, ये जो स्टेट होती थी ना, जो मसलन की हुकूमत होती थी, उसके सियासी जो अवामिल होते थे उसको यानी कि बैक करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब यही है कि जो स्टेट के मामलात है ना उसको मैनेज करने के लिए, स्टेट के जो क्राफ्ट यानी कि जो चीज़ें उसकी हैं उसको मैनेज करने के लिए इसको शुरू में हम इस्तेमाल करते थे। ये पॉलिटिकल स्टडी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इसके अंदर ये पॉलिटिकल स्टडी आती थी। अब उसके बाद आ जाती, नंबर ऑफ फर्ज इन 5 प्रेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ। जो नंबर ऑफ फर्ज हैं, नंबर ऑफ फर्ज जो हैं वो कभी आप ये तो आपने नहीं सुना होगा ना कि जो नंबर ऑफ प्रेयर है, मैंने आज 2.1 फ़र्ज़ पढ़ा है, तो 2.1 नहीं पढ़ा होगा, 2 ही पढ़ा होगा। तो ये 2, 3, 4, 5 ये जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाए जी, सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज। जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आप कैसे कलेक्ट करते हैं, वो आप कलेक्ट करते हैं किसी किताब से, किसी आर्टिकल से, किसी पब्लिश चीज़ से। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऑफिशियल सोर्स से आप इसको करते हैं। ये डायरेक्ट पर्सनल रजिस्ट्रेशन या क्वेश्चनियर मेथड के जरिए नहीं करते। क्वेश्चनियर मेथड, रजिस्ट्रेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चनियर मेथड जो है ये तो हमारा उसमें आ जाएगा, प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। डायरेक्ट पर्सनल ये भी उसमें आ जाएगा, वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑफिशियल सोर्सेज है। ऑफिशियल सोर्स किताब है, इंटरनेट है, आर्टिकल्स हैं, पब्लिश आर्टिकल हैं जो जर्नल्स के अंदर उन्होंने पहले से यानी कि पब्लिश किए हुए हैं। उसके बाद आ जाए जी, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन न्यूमेरिकल डेटा। जो प्लूरल सेंस है, आ जाए मैं प्लूरल सेंस वाला आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा इसका प्लूरल सेंस का बता देता हूँ कि इसका आंसर कैसे ये बनता है। ये देखें, प्लूरल सेंस की जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी प्लूरल सेंस, एनी पर्पसफुल सिस्टमैटिक कलेक्टेड डेटा। ये डेटा एक्सीडेंट्स का है,
लाहौर में 16, कराची में 42, फैसलाबाद में 18 ये एक्सीडेंट हुए। इसको यहाँ पे जमा कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आ जाएंगे। तो ये सिस्टमेटिकली और पर्पसफुल समझ आने वाला जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको प्लूरल सेंस डेटा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है ना जी, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मीन वही डेटा कि ये सिस्टमेटिकली भी है और पर्पसफुल और मीनिंगफुल भी है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा इसका आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स आर द, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और फिगर, ये यहाँ पे भी 1.6 में भी यही आपको 1.6 में नहीं, यहाँ पे ये 8 में भी ये था एग्रीगेट फैक्ट्स, यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है, और यहाँ पे ये 6 में भी ये है, और यहाँ पे इन्होंने फिर ये रिपीट किया हुआ, पता नहीं क्यों किया हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर इसका ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें एग्रीगेट बात होती है। एग्रीगेट क्या होता है ऑलरेडी डिटेल में समझाया हुआ। उसके बाद आ जाए जी, वो कह रहा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वॉज फर्स्ट यूज बाय स्कॉलर गॉट एकनवॉल। ये लें, ये आपका वो है जी, इसमें ये देख लें जी, इसमें मैंने उसका नाम लिखा हुआ है बंदे का, इसमें बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, अब नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है जी। ये जो गॉट एकनवॉल है, इसने सबसे पहले 1700 में स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यूज़ किया था। तो इसका जो आंसर है ये डी वाला आंसर आ जाएगा, गॉट एकनवॉल। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद वो कह रहा है द क्वांटिटी which is calculated from sample is called statistic। इसका यहाँ पे आंसर स्टैटिस्टिक आ गया। वैसे इसका आंसर पैरामीटर भी हो सकता है कि जो हम यानी कि जो क्वांटिटी हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन में से निकालते हैं उसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, तो इसका आंसर स्टैटिस्टिक्स भी नहीं हो सकता, वेरिएबल भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर स्टैटिस्टिक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी वो कह रहा है हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज इन अ क्लास इज, यानी कि हाइट जो है, हाइट आपको पता है 4.2, 5.2, 6.2 फीट हो सकती है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे आगे, ये 2014 के बोर्ड में आया हुआ है जी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें पॉइंट्स नहीं होते। तो शू साइज ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट, जो भी कोई मसलन कि आप जूती लेने जाएंगे ना, तो शूज़ लेने जाएंगे तो शूज़ का साइज़ जो है वो 4, 8, 10 वो उसमें पॉइंट्स नहीं होते। तो इसलिए उसमें आ जाता है अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। अच्छा, इसका आंसर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये भी इसका हो सकता है डिस्क्रीट, ये भी एग्जैक्ट नंबर है। हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता, ये तो कॉन्टीन्यूस है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। शू साइज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। ये दोनों ही टिक किए हुए हैं क्योंकि ये भी पॉइंट्स में नहीं आता, ये भी डिस्क्रीट है। उसके बाद आ जाए जी, अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ऑलरेडी ये 3-4 दफ़ा आ गया हुआ है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल इज एट्रीब्यूट का मतलब पहले समझा दिया हुआ है। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये चौथी दफ़ा ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स वाली चीज़ आ गई है। मेजरमेंट यूजली प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस डेटा, कोई भी आप मेजरमेंट लेंगे ना तो वो पॉइंट्स में होती है, 4.5 फीट, 4.6 फीट। तो ये जो मेजरमेंट है ये हमारा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो कोई कभी ये नहीं कहेगा कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आज 4.5 है, नहीं कि वो एक्सीडेंट आधा हुआ है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हमारा डिस्क्रीट आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का आंसर, कि ये एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ चेयर्स इन द कॉलेज इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। कोई ये नहीं कहेगा कि एक चेयर टूटी हुई है तो एक सही है तो ये 1.5 चेयर्स है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा डिस्क्रीट आ जाएगा। पाई जो है ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन कि इसकी वैल्यू आज भी 22/7 है, 3.14 है, कल भी यही होगी, परसों भी यही होगी, 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू यही होगी। ये कांस्टेंट नंबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन के अंदर जो है वो जो हम मसलन के ये न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि ये हमने रिजल्ट निकाला, पॉपुलेशन से जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें जी। पैरामीटर टेल्स अस अबाउट द होल पॉपुलेशन, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। तो पैरामीटर इसका जो आंसर है, जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। तो फाइनली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं।
उसके सारे MCQs, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैंने आपको कन्वे कर दी है, समझा दी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा अपने क्लास फेलोज़ को भी बता दें, क्योंकि और दूसरा ये है कि अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, अगर समझ आई है तो फिर भी, अगर नहीं आई तो फिर भी, ताकि मुझे पता चले कि भाई मुझे कोई देख रहा है। तो चले फिर इंशाल्लाह इसके बाद और कुछ करते हैं आगे। अल्लाह हाफिज़।